मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम दहलवी के रूप में दिल्ली पंजाब प्रांत विशिष्ट भारत में 14 फरवरी 1933 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की पेशावर घाटी से यूसुफ जई जनजाति के पश्तून वंश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अताउल्लाह खान और आशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं संतान थी। मधुबाला के 4 भाई बहनों की मृत्यु बचपन में हो गई थी। उनकी बहनें जो वारसत्ता तक जीवित रही है उनमें कनीज, फातिमा, अल्ताफ, चंचल और जहीदा शामिल है। अताउल्लाह खान जो पेशावर घाटी के पश्तूनों की यूसुफ जई जनजाति से आए थे, इंपीरियल टबैको कंपनी में एक कर्मचारी थे। परिवार के सदस्यों से अज्ञात मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के साथ पैदा हुई थी, जो कि एक जन्मजात हृदय विकार है जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। किंवदंती के अनुसार एक विशिष्ट मुस्लिम फकीर ने भविष्यवाणी की थी कि मधुबाला बड़ी होकर प्रसिद्ध और भाग्य अर्जित करेगी, लेकिन एक दुखी जीवन व्यतीत करेगी और कम उम्र में ही मर जाएगी। मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया था और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के बड़ी हुई। मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण ना तो मधुबाला और ना ही उनकी कोई बहन को पढ़ाया गया। मधुबाला ने फिर भी अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू और हिंदी के साथ साथ अपनी मूल भाषा पश्तो पढ़नी और लिखनी सीखी। शुरू से ही फिल्में देखने की शौकीन मधुबाला अपनी मां के सामने अपने पसंदीदा दृश्यों का प्रदर्शन करती थी और मनोरंजन करने के लिए अपना समय नृत्य और फिल्मी पात्रों की नकल करने में बिताती थी। रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उन्होंने बचपन में ही एक फिल्म अभिनेत्री बनने का लक्ष्य रखा, जिसे उनके पिता ने सख्ती से अस्वीकार कर दिया। 1940 में एक विशिष्ट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कर्मचारी कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद खान का निर्णय बदल गया। जल्द ही मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए नियुक्ति किया गया। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने वहां महीनों तक काम करना जारी रखा और बॉम्बे में स्थित स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में महाप्रबंधक रॉय बहादुर चुन्नी लाल की परिस्थिति में शामिल हो गए। चुन्नी लाल जो मधुबाला को पसंद करते थे, खान को एक बेहतर जीवन शैली के लिए बंबई जाने का सुझाव दिया। 1941 की गर्मियों में मधुबाला खान और मधुबाला का पूरा परिवार बॉम्बे में स्थानांतरित हो गए और उत्तर पश्चिमी बॉम्बे के मलाड पड़ोस में मौजूद एक गौशाला में बस गए। स्टूडियो के अधिकारियों की मंजूरी के बाद चुन्नी लाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में एक किशोर भूमिका के लिए साइन किया। बसंत के लिए 150 रुपए का वेतन मिला। जुलाई 1942 में रिलीज हुई बसंत व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता बन गई, लेकिन हालांकि मधुबाला के काम को सराहना मिली। स्टूडियो ने उनका अनुबंध छोड़ दिया क्योंकि उस समय किसी बाल कलाकार की आवश्यकता नहीं थी। दिल्ली में बाद में उन्हें शहर में कम वेतन वाली अस्थायी नौकरियां मिली, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करना जारी रखा। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की प्रमुख और पूर्व अभिनेत्री देविका रानी ने खान को मधुबाला को ज्वार भाटा में भूमिका के लिए बुलाया। मधुबाला को फिल्म नहीं मिली, लेकिन खान ने अब फिल्मों में एक संभावना को देखते हुए स्थायी रूप से बॉम्बे में बसने का फैसला किया। परिवार फिर से मलाड में अपने अस्थायी निवास पर लौट आया और खान और मधुबाला काम की तलाश में शहर भर के फिल्म स्टूडियो में बार बार आने लगे। मधुबाला जल्द ही चंदूलाल शहर के स्टूडियो रंजीत मूवी टोन के साथ 300 के मासिक भुगतान पर 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। उसकी आय के कारण खान ने परिवार को मलाड में एक पड़ोसी किराए के घर में स्थानांतरित कर दिया। अप्रैल 1944 में एक गोली विस्फोट में किराए का घर नष्ट हो गया।
मधुबाला और उनका परिवार केवल इसलिए बच गया क्योंकि वो एक स्थानीय थिएटर में गए थे। अपनी सहेली के घर जाने के बाद मधुबाला ने अपना फिल्मी करियर जारी रखा। रंजीत की 5 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभा रही हैं। मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपुतानी, फुलवारी और पुजारी, उन सभी में उन्हें बेबी मुमताज के रूप में सिरे दिया गया था। इन वर्षों में उन्होंने कई समस्याओं का सामना भी करा था। 1945 में फुलवारी की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने खून की उल्टी की, जिससे उनकी बीमारी का पूर्व आभास हो गया, जो धीरे धीरे जड़ पकड़ रही थी। अपनी गर्भवती मां के इलाज के लिए एक फिल्म निर्माता उद्योग में पैर जमाने के लिए उत्सुक नवंबर 1946 में मधुबाला ने मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी 2 फिल्मों की शूटिंग शुरू की, चित्तौड़ विजय और मेरे भगवान, जो बालसर्क भूमिका में सिल्वर स्क्रीन के लिए उनका परिचय माना जाता था। मुख्य भूमिका में मधुबाला की पहली परियोजना सोहराब मोदी की दौलत थी, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया और अगले वर्ष तक इसे पुनः जीवित नहीं किया गया। एक प्रमुख महिला के रूप में उनकी शुरुआत केदार शर्मा से हुई। नाटक नीलकमल, जिसमें उन्होंने नवोदित कलाकार राजपूत और बेगम पारा के साथ अभिनय किया। शर्मा की पहली पसंद अभिनेत्री कमला चटर्जी की मृत्यु के बाद उन्हें फिल्म की पेशकश की गई। मार्च 1947 में रिलीज हुई नीलकमल दर्शकों के बीच लोकप्रिय थी और मधुबाला के लिए व्यापक सार्वजनिक पहचान हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने कपूर के साथ चित्तौड़ विजय और दिल की रानी दोनों में वापसी की, जिनमें से 1947 में और अमर प्रेम में रिलीज हुई थी, जो अगले साल सामने आई थी। मेरे भगवान में उनके काम से प्रभावित होकर निर्देशक मोहन सिन्हा ने उन्हें मधुबाला को अपने पेशेवर नाम के रूप में लेने का सुझाव दिया। मधुबाला को सफलता लाल दुपट्टा से मिली। अगर हम मधुबाला के रिश्ते और शादी के बारे में बात करें तो मधुबाला का पहला रिश्ता उसके बादल सह कलाकार प्रेमनाथ के साथ 1951 की शुरुआत में हुआ था। धार्मिक मतभेदों के कारण वो 6 महीने के भीतर ही टूट गए, लेकिन नाथ जीवन भर मधुबाला और उनके पिता अल्ताउल्लाह खान के करीब रहे। 1951 में तराना की फिल्म कर्ण के दौरान मधुबाला अभिनेता दिलीप कुमार के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गई। ये मामला 7 साल तक जारी रहा और मीडिया और जनता से व्यापक ध्यान मिला। जैसे तैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा। मधुबाला और दिलीप कुमार ने सगाई कर ली, लेकिन खान की आपत्तियों के कारण उन्होंने शादी नहीं की। खान चाहते थे कि दिलीप उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में काम करे, जिसे अभिनेता ने मना कर दिया। साथ ही दिलीप ने मधुबाला को बताया कि अगर उन्हें शादी करनी है तो उन्हें अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ने होंगे। 1957 में नया दौर पेशी के मामले में अदालती मुकदमे के बीच वह अंत उनसे अलग हो गए। 1950 के दशक के अंत के दौरान मधुबाला को उनके 3 सह कलाकारों भारत भूषण, एक विदुर और प्रदीप कुमार और किशोर कुमार द्वारा शादी के लिए प्रस्तावित किया गया था। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। चलती का नाम गाड़ी के सेट पर मधुबाला ने किशोर के साथ दोस्ती को फिर से जगाया, जो उनके बचपन के साथी थे और उनकी दोस्त रूमा गुहार ठाकुरता के पूर्व पति भी थे, जो 2 साल की लंबी प्रेमालाप के बाद मधुबाला ने 16 अक्टूबर 1960 को किशोर से अदालत में शादी की थी। संघ को उद्योग से रखा गया था और कुछ दिनों बाद नव विवाहितों के स्वागत समारोह तक इसकी घोषणा नहीं की गई थी। इस जोड़ी को उनके विपत्ति व्यक्तित्व के कारण बेमेल माना जाने लगा था। 1960 में अपनी शादी के तुरंत बाद मधुबाला और किशोर कुमार ने अपने डॉक्टर रुस्तम जलवकील के साथ लंदन की यात्रा की। अपने हनीमून को मधुबाला के हृदय रोग के विशेष उपचार के साथ जोड़ा, जो तेजी से बढ़ रहा था। लंदन में डॉक्टर ने जटिलताओं के डर से उनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था और
इसकी बजाय मधुबाला को किसी भी तरह से तनाव और चिंता से बचाने की सलाह दी। उसे कोई भी बच्चा पैदा करने से मना कर दिया था और उसे 2 साल की जीवन प्रत्याशी दी गई थी। मधुबाला और किशोर कुमार बाद में बॉम्बे लौट आए थे और वह बांद्रा में किशोर के सकरिया कॉटेज में शिफ्ट हो गई थी। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति लगातार गिरती जा रही थी और अब वह अक्सर अपने पति से झगड़ती रहती थी। अशोक कुमार ने याद किया कि उनकी बीमारी ने उन्हें एक बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति में बदल दिया है और उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने पति के घर में बिताया। धार्मिक मतभेदों के कारण अपने ससुराल वालों की करवाहट से बचने के लिए मधुबाला बाद में बांद्रा के क्वार्टर टेक में किशोर के नए खरीदे गए फ्लैट में चली गई। हालांकि किशोर कुछ समय के लिए ही फ्लैट में रहा और फिर उसे एक नर्स और ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ दिया गया। हालांकि मधुबाला के सभी चिकित्सक खर्च वहन कर रहे थे। मधुबाला ने खुद को परित्यक्त महसूस किया और अपनी शादी के 2 महीने से भी कम समय में अपने घर लौट आई। अपने शेष जीवन के लिए वह कभी कभी उनसे मिलने जाते थे, जिसे मधुबाला की बहन मधु भूषण ने सोचा था कि संबत खुद को उनसे अलग कर ले और ताकि अंतिम अलगाव में कुछ चोट न पहुंचे। जून 1966 के अंत में मधुबाला आंशिक रूप से ठीक हो गई और उन्होंने राज कपूर के साथ जेके नंदा की चालाक के साथ फिर से फिल्म में लौटने का फैसला किया, जो उनके उद्योग छोड़ने के बाद से अधूरी थी। उनकी वापसी का मीडिया ने स्वागत किया, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही मधुबाला तुरंत बेहोश हो गई। इस प्रकार फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। बाद में उसे बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अपने पूर्व साथी दिलीप कुमार से मिली और छुट्टी मिलने के बाद घर लौटी। अपनी अनिंदा को दूर करने के लिए मधुबाला ने अशोक के सुझाव पर कीर्तन निंद्रा व्यवस्था का प्रयोग किया, लेकिन इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। मधुबाला ने अपने अंतिम वर्ष में बिस्तर पर बिताए और बहुत ही कम भजन किया। इसका विशेष आकर्षक उर्दू शायरी था और वह नियमित रूप से अपनी फिल्में, विशेषकर मुगले आजम, एक होम प्रोडक्टर पर देखती थी। वह बहुत ही एकांत प्रिय हो गई। उन दिनों फिल्म उद्योग से केवल गीता दत्त और वहीदा रहमान से मुलाकात की। उसे लगभग हर हफ्ते एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से गुजरना पड़ता था। उसके शरीर ने अतिरिक्त रक्त का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जो उसकी नाक और मुंह से बाहर निकल जाएगा। चालक की घटना के बाद मधुबाला ने अपना ध्यान फिल्म निर्देशक की ओर लगाया और फरवरी 1969 में फर्ज और इश्क नामक अपने निर्देशन की शुरुआत की तैयारी कर दी। 1969 की शुरुआत तक मधुबाला का स्वास्थ्य गंभीर और बड़ी गिरावट में था। उसे अभी अभी पी लिया हुआ था और यूरिन लिस्ट पर होमटोरिया होने का पता चला। 22 फरवरी की आधी रात को मधुबाला को दिल का दौरा पड़ा। अपने परिवार के सदस्यों और किशोर के बीच कुछ घंटों के संघर्ष के बाद 36 साल की उम्र के 9 दिन बाद 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ सांता क्रूज, बॉम्बे में जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनका मकबरा संगमरमर से बनाया गया था और शिलालेख में कुरान की आयतों और पद संपन्न शामिल है।